गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अदर सोर्स में कुछ पॉइंट्स अपने पेंडिंग थे, अपना लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 आवर्स जाएगा नहीं, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स पेंडिंग है नहीं। चलो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को जो भी अपन ने डिस्कस किया है वो रिवाइज करवा देता हूँ। आप अपनी बुक ओपन रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लो आगे पीछे हो सकता है। बुक ओपन रखना, नोटबुक, हाँ नोटबुक ओपन रखना जिसमें मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं आपको। चलो ध्यान दो, पे अटेंशन। देखो जो अपना चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आपका 5th हेड ऑफ इनकम है। 5th, हमने इसके पहले 4 हेड्स पढ़े थे, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हेड सैलरी, सेकेंड हेड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ कैपिटल गेन्स एंड लास्ट इज अदर सोर्स। हर एक सेक्शन के, हर एक हेड के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा है? चार्जिंग सेक्शन। इसका था 15, 22 एंड 56। अब फ्रेंड्स चार्जिंग सेक्शन के साथ साथ हमने और एक चीज पढ़ी थी, क्या? ईयर ऑफ टैक्स। क्या आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? तो सैलरी हेड में रूल था कि आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज। हाउस प्रॉपर्टी में रूल था, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। 45 में कैपिटल गेन्स के अंदर इट वाज ईयर ऑफ ट्रांसफर। बट याद है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे अंदर, वो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन, वो सब उसके एक्सेप्शन है। अदर सोर्स में चार्जिंग सेक्शन इज 56 और यहां पे वापस से ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। असेसी के पास ऑप्शन है कि वो या तो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर सकता है या फिर वो कैश सिस्टम फॉलो कर सकता है। सो अदर सोर्स में चार्जिंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 56 एंड यहां पे ऑप्शन इज गिवन टू असेसी कि आइदर ही कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम और ही कैन फॉलो कैश सिस्टम। अब जो सेक्शन नंबर 56 है उसके अंदर 2 सबसेक्शंस हैं, एक है 56 सबसेक्शन 1 और दूसरा है 56 सबसेक्शन 2। 56 सबसेक्शन 1 जो है उसमें क्या लिखा है कि ऐसी इनकम्स जो पहले 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है, प्लस वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, प्लस वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। सो ऐसी इनकम्स जो पहले 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है प्लस वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसी सारी इनकम्स अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो 56(1) जो है वो डील करता है विथ जनरल इनकम्स, जो भी इनकम फर्स्ट 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है वो सब यहां पे फॉलो हो जाएगी। और 56(2) जो है उसके अंदर आपको कुछ इनकम्स ऐसी दी गई है जो स्पेसिफिकली यही हेड में टैक्सेबल होगी, मतलब इस पे टैक्स आपको हमेशा अदर सोर्स में ही लगेगा। अब ये जनरल इनकम्स हो गई और इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इनकम्स। नीचे देखो, ऑप्शन इज गिवन टू असेसी, आइदर ही कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम और ही कैन फॉलो कैश सिस्टम। अब आ रही है यहां पे लिस्ट ऑफ इनकम्स। आपको नीचे पूरा लिस्ट दिया है कि कौन कौन सी इनकम पे अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। एक चीज समझो, हम कभी भी ये हेड में कंप्लीट लिस्ट नहीं बना पाएंगे। सो हम इसमें क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब देखो पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए। आप याद करोगे तो मैंने आपको सैलरी में ही पढ़ाया था कि एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलता है वो सैलरी साइड में टैक्स नहीं होता है, उस पर टैक्स अदर सोर्स में लगेगा। अब एमपी और एमएलए को एक अलाउंस मिलता है जिसका नाम है डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, which is fully exempt under section 1017.
बट ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा अंडर 115 BAC। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट। थोड़ा सा याद करो, हाउस प्रॉपर्टी में ये कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वेकेंट प्लॉट से जो भी भाड़ा आता है, यानी से वो हाउस प्रॉपर्टी में इसीलिए नहीं कवर होता है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग और लैंड विच इज अटैच टू बिल्डिंग। याद आया? फिर आ रहा है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। हाउस प्रॉपर्टी में इस पे टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ओनर होने चाहिए आप। ओनर हो तो ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है। यहां पे तो क्या, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दी, आपने किसी और को दी है। फिर इनकम टैक्स रिफंड जो होता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वो भी यही हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन, इधर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है और लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से सुनो। फैमिली पेंशन के केस में पहले तो दो सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 1018 एंड सेक्शन नंबर 1019। अब जब भी आपके सामने सेक्शन नंबर 10 आया, 10 यानी से कुछ ना कुछ एग्जाम्प्ट होने वाला है, तो सेक्शन 1018 किससे डील कर रहा है? तो अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हैं लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये लिखाया है ना मैंने आपको। अब अगर एम्प्लॉई को ये अवार्ड्स मिले हुए हैं लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं, देन पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई और पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1018। क्या हो जाएगा वो? एग्जेम्प्ट। अच्छा सुनो, एम्प्लॉई को पेंशन मिला तो भी एग्जेम्प्ट है और एम्प्लॉई की डेथ हो गई और उसके फैमिली को मिला तो भी एग्जेम्प्ट है। सेकेंड केस में एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉई आएगा इधर, एम्प्लॉई करना, एम्प्लॉई वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस और उसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, तो जैसे ही डेथ हो गई तो डायरेक्टली फैमिली को ही पेंशन मिलेगा, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर 1019। अब अगर आपकी पेंशन 1018 और 1019 में कवर्ड और फैमिली को पेंशन मिल रही है तो फैमिली मेंबर्स को टैक्स लग जाएगा और उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन? तो ऑप्शनल स्कीम के अंदर 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लोअर, एंड डिफॉल्ट स्कीम में इट इज 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 25,000 विच एवर इज लोअर। बोलो ये समझा? अमेंडमेंट क्या हुआ वो समझा? डिफॉल्ट स्कीम में दिख रहा है तुम्हें 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000, ये अमेंडमेंट हुआ है। लास्ट ईयर तक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर ऑप्शनल एंड अंडर डिफॉल्ट वो सेम। फ्रॉम दिस ईयर इट इज 1/3 एंड 25,000 विच एवर इज लोअर। आई थिंक, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, पर आपकी जो आरटीपी अभी आई है ना मई की, उसमें शायद इसके ऊपर एक एमसीक्यू है, उसके ऊपर इस पे एक एमसीक्यू है, मई की आरटीपी में शायद है। सो ये आपका 1/3 ऑफ पेंशन, इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस रह सकते हैं। विनिंग्स की इनकम तो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में डिस्कस की थी, याद है? जिधर मैंने आपको क्या सिखाया था, 30% टैक्स लगता है, कोई खर्चा नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। याद आया आपको? कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट का मतलब होता है जॉइंट में आपको रेंट आ रही है। इस पे मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। रेंट अगर आपको बिल्डिंग का मिल रहा है प्लस जो एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती है, समझो मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूं और वो बिल्डिंग के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ एमिनिटीज, जिम एरिया है, स्विमिंग पूल है, ऐसे काफी सारी एमिनिटीज भी दी गई है। अब मुझे आप लोग भाड़ा दे रहे हो फॉर बिल्डिंग, तो आप जो बिल्डिंग के लिए भाड़ा दे रहे हो ना, दैट इज टैक्सेबल टू मी अंडर हाउस प्रॉपर्टी, और एमिनिटीज के लिए जो आप मुझे पैसा दोगे ना, वो टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेज।
एंड अगर आप मुझे भाड़ा दे रहे हो फॉर बिल्डिंग प्लस असेट्स, असेट्स के लिए भी आप रेंट पे कर रहे हो, मतलब मैंने आपको बिल्डिंग भी दी है और बिल्डिंग के अंदर कुछ असेट्स भी दिए हैं। अब चेक करो कि क्या रेंट सेपरेबल है कि सेपरेबल नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था सेपरेबल नहीं है का, कि समझो ऑडिटोरियम्स होते हैं। आज समझो ये प्रबोधन ठाकरे हैं यहां पे ऑडिटोरियम। अब समझो ये ऑडिटोरियम को अगर भाड़े पे देना है, ये ऑडिटोरियम को, क्या हो जाएगा? वहां पे वो लोग ऐसा थोड़ी बोल सकता है कोई जाके कि भाई मुझे सिर्फ क्लब ऑडिटोरियम चाहिए और वहां पे जो चेयर्स है वो नहीं चाहिए। कैन आई से इट इज इंप्लाइड कि ऑडिटोरियम के साथ साथ चेयर्स आने वाली है। सो अगर कोई पर्सन ऐसे कोई असेट भाड़े पे दे रहा है जहां पे वो रेंट चार्ज कर रहा है फॉर बिल्डिंग प्लस असेट एंड रेंट इज नॉट सेपरेबल, तो उस पे टैक्स लगेगा अंडर IFOS या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जैसे ही प्रबोधन ठाकरे जो है उनका तो काम ही क्या है, ऑडिटोरियम रेंट पे देना, तो वो तो हमेशा बिजनेस में जाएगा। बट अगर समझो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया लेक्चर्स लेने के लिए, और समझो जब जब वो ऑडिटोरियम खाली है हम भाड़े पे दे रहे वो टाइम पे, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। समझ रहा है? एंड अगर रेंट सेपरेबल नहीं है, रेंट सेपरेबल है, तो बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में, एंड असेट्स का जो रेंट होगा वो जाएगा या तो IFOS में या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलो ये समझा? डिविडेंड पे अपना डिस्कशन बाकी है, सो वो अपन करेंगे। उसके बाद ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन तो मैंने आप लोगों को बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही करवा दिया था कि कीमैन के केस में आप जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नाम पे अपन पॉलिसी लेते, प्रीमियम भरते हैं, जो आउटफ्लो है जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा, एंड फिर कल उठ के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हम ये चेक करेंगे कि मिला किसको है। याद आया ये पॉइंट? अच्छा, उसके बाद एडवांस मनी याद है आपको? पता है वो एडवांस मनी में डील कैंसल हो जाती थी, तो ओल्ड प्रोविजन क्या था पता है? एडवांस का कॉस्ट में से कम कर दो, और फिर न्यू प्रोविजन आया। फिर पता है हमने कंपलसरी एक्विजिशन पढ़ा था। कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर अगर आपको कंपेंसेशन लेट मिलता है तो पता है उसमें इंटरेस्ट मिलती थी, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल थी, रिसीव बेसिस पे एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%। गिफ्ट के प्रोविजंस अपन ने डिस्कस हो चुके हैं। गिफ्ट के केस में दो पार्ट्स थे, मॉनिटरी गिफ्ट मिला या नॉन मॉनिटरी गिफ्ट मिला। अब गिफ्ट अगर सम ऑफ मनी है, दैट इज मॉनिटरी गिफ्ट है, तो आप चेक करो कि आपको टोटल गिफ्ट कितना मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर टोटल गिफ्ट जो आपको मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोर देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड अगर आपको गिफ्ट मिला है इन काइंड, याद करो तो यहां पे आपको पहले तो टैक्स तभी लगेगा जब गिफ्ट आपको 1/10/2009 या उसके बाद मिला है, प्लस वो असेट ऐसे होने चाहिए जो बीजेपी सैड में फॉल हो रहे हो, प्लस वो कैपिटल असेट भी हो। अच्छा, मैंने बीजेपी सैड वी करके भी लिखाया होगा, लास्ट में एक ऐड करवाया था वी वर्चुअल डिजिटल असेट्स करके, याद आ रहा है? अब इसके अंदर देयर आर टू पार्ट्स, इमूवेबल एंड मूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टीज आपको मिली तो चेक करो क्या मूवेबल प्रॉपर्टीज आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है कि विथ कंसिडरेशन मिली है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव की, आपने कुछ अमाउंट पे नहीं किया है। आप क्या चेक करो, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज आपको मिली है उसका फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड अगर विथ कंसिडरेशन मिला है तो आप क्या करना, जो भी पैसा आप जो भी असेट आया फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन करो, डिफरेंस देखो कितना है, और वो 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। थोड़ा सा याद करो, विदाउट कंसिडरेशन में अगर आपको 4 प्रॉपर्टीज मिल रही है और विथ कंसिडरेशन में आपको 4 प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज को 4 और 4 प्रॉपर्टीज का ग्रुप बनाना है। 8 प्रॉपर्टी को नहीं देखना है अपने को। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको विदाउट मिली उसको एग्रीगेट करो, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको विथ मिली उसको एग्रीगेट करो। याद आया? लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर याद हो
तो तुम्हें पर जो जितनी भी लिमिट्स दी गई है ना, दैट इज पर ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये लिमिट दी गई है। इधर आप क्या चेक करोगे, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई, आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। एंड अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है तो याद करो दो लिमिट्स थी यहां पे, एक थी 50,000 और एक थी 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। और जो डिफरेंस है बिटवीन एचडीवी एंड कंसिडरेशन, वो अगर ये लिमिट से ज्यादा है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आया कुछ याद? फिर हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी देखा था कि कब कब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। याद आ रहा है कुछ? रिलेटिव से गिफ्ट मिला, मैरिज के वक्त मिला, विल या इनहेरिटेंस से मिला, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट आया, आपने ट्रस्ट को गिफ्ट दिया या ट्रस्ट ने आपको गिफ्ट दिया है। फिर पता है वो कोविड के रिलेशन में दो था, एक था मेडिकल ट्रीटमेंट और एक था डेथ हो गई और पैसा आया। तो ये सब नॉन एप्लीकेबिलिटी था। और फिर मैंने आप लोगों को देखो आपके बुक में 5 एग्जांपल्स दिए होंगे जहां पे मैंने कैपिटल गेन और अदर सोर्स को मर्ज करके पढ़ाया हुआ है आपको। कैपिटल गेन में क्या होगा, अदर सोर्स में क्या होगा, ये सब सिखाया हुआ है आपको, बराबर। तो ये अपना गिफ्ट का प्रोविजन खत्म हुआ। अब यहां पे देखो एक सेक्शन आ रहा है 115 BBE करके। तुम्हें याद हो ये 115 BBE, ये भी अपना हो चुका है पहले। पता है मैंने देखो एग्जांपल में क्या दिया था यहाँ पे, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। वो याद है शादी वाला एग्जांपल दिया था कि आप इनकम दिखा रहे हो 30 लाख और शादी पे खर्चा कर रहे हो 10 करोड़ का, तो फिर 9.7 करोड़ का आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, यानी कि उस पर 78% टैक्स लग जाएगा। बेसिक टैक्स 60% है, सरचार्ज 25% है ऑफ बेसिक टैक्स। आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, जो इसका 75 का आएगा, टोटल हो जाएगा 78%। बैठा दिमाग में? चलो ये 115 BBE लिख लेंगे पहले आप लोग। डन। अब एक इनकम, ये देखो ये वाली क्या है, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब ये चीज क्या है, तो तुम समझो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस अलग है एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप अगर कोई हॉर्स परचेस करते हो, सो नाउ यू आर ओनर ऑफ अ हॉर्स, एंड वो हॉर्स अगर रेस में पार्ट लेता है, अब रेस में पार्ट ले रहा है इसीलिए ओनर को कुछ पैसा मिलता है, बराबर है। बट अभी तुम ओनर हो हॉर्स के, तो उसको संभालने के लिए खर्चा भी तो होगा ना। तो जो पैसा आपको मिलता है ना रेस में पार्ट लेने के वजह से, उसमें से जो खर्चा हुआ ना वो माइनस करने का। इट्स अ नॉर्मल इनकम, ये कोई विनिंग्स नहीं है। वो तो हॉर्स रेस में पार्ट ले रहा है इसीलिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है। आप जो पैसा मिला, समझो आपको 5 लाख मिला और हॉर्स को मेंटेन करने के पीछे खर्चा हुआ है 3 लाख का, आपको 2 लाख पे टैक्स देना है। लेकिन अब हॉर्स जो है, आपके पास हॉर्स है, उसने रेस में पार्ट लिया। अब समझो हॉर्स का रेस चल रहा है और आपने बैटिंग किया, ये हॉर्स जीतेगा और वो हॉर्स जीता, दैट इज विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अंडरस्टैंड? विनिंग्स इज अ डिफरेंट इनकम, दैट इज अ स्पेशल रेट इनकम। दिस इज अ नॉर्मल रेट इनकम। इस पे नॉर्मल रेट ही लगेगा, कोई स्पेशल रेट नहीं है। उधर खर्चे नहीं मिलते माइनस करने, विनिंग्स के केस में इधर खर्चे वर्चे सब मिलेंगे माइनस करने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब थोड़ा सा समझो। प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे ना, प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से 99.9999% लॉस ही आएगा, लॉस ही आने वाला है। इधर कभी पॉजिटिव इनकम आती ही नहीं है, लॉस ही आता है। क्यों लॉस आता है? क्योंकि तुम समझो एक हॉर्स रोज तो रेस में पार्ट नहीं लेने वाला है और रोज उसको मेंटेन करने के पीछे खर्चा जोरदार होने वाला है।
तो आप समझो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनकम। इधर आने वाला लॉस ही और जो हॉर्स रेस में पार्ट लेते हैं ना, रेस में उन हॉर्स की अगर तुम वैल्यू देखोगे ना तो दैट रन्स इनटू करोड्स ऑफ रुपीज। एक एक हॉर्स करोड्स ऑफ रुपीज का आता है। उसको मेंटेन करने के लिए पहले तो तुम अपने घर पे थोड़ी रखोगे, उसके लिए फार्म हाउस लेना पड़ेगा तुम्हें, और उसके पीछे खर्चा सोचो मेंटेन करने के पीछे। तो इधर क्या होने वाला है, 99.99% प्रैक्टिकली, या प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली छोड़ दो, प्रैक्टिकली देयर विल बी। और इसी रीजन के वजह से अगर आपको याद हो तो आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में एक रूल पढ़ा था कि ओएमआरएच का लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच। याद आया? ये गवर्नमेंट ने खुद का सेफ्टी देखा है वहां पे, क्योंकि उनको भी पता है इधर लॉस ही आएगा, दूसरी इनकम के सामने दे दिया तो हमें टैक्स नहीं मिलेगा। इसीलिए ओएमआरएच लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच प्रॉफिट। बोलो समझा? तो ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का प्रोविजन कंप्लीट हुआ। लिख लो ना, चलो लिख लो। ये पॉइंट अपना बाकी था ना लिखना, लिख लीजिए। डन। चलो अभी क्या बचा है अपना, डिविडेंड। ध्यान देना अभी, अब जो अपना डिस्कशन बाकी है वो है पहले डिविडेंड के ऊपर। अब ध्यान से समझो, डिविडेंड जो है, अब डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज डिविडेंड। तो देखो कंपनी जो है उसका ये बैलेंस शीट है, कंपनी के यहां पे होंगे रिजर्व्स एंड यहां पे होगा बैंक बैलेंस। अब कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिक्लेयर, तो कंपनी एंट्री पास करेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट टू, पहले तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट। अरे डिक्लेयर किया है अभी तक डिविडेंड, पे नहीं हुआ है वो डिविडेंड। डिक्लेयर मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ड्यू हो चुका है, बराबर। एंड फिर एंट्री पास होगा पेमेंट का, दैट इज डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कंपनी ने अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिए हैं। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मींस, याद हो तो ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट, अब आपको जो शेयर्स है, शेयर्स या जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होंगे, इस पे आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। हाँ, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे जो अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, बट वो और कुछ नहीं है, दैट इज डिविडेंड ओनली। जैसे आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको शेयर्स जब तक आपके पास है डिविडेंड पे करेगा, वैसे ही आप यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड के, कंपनी आपके पास जब तक यूनिट्स है, जो अमाउंट आपके पास जब तक यूनिट्स है, जो अमाउंट कंपनी पे करेगा, दैट इज अ डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, बट हम उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। वी डोंट यूज वर्ड डिविडेंड, बट इट इज डिविडेंड ओनली। सो आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास यूनिट्स हैं, तो वो शेयर्स या यूनिट्स पे क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड। अब ध्यान से सुनो, आपके पास जो शेयर्स एंड यूनिट्स है, अब तुम समझो शेयर्स एंड यूनिट्स कैन बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और इट कैन बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब अगर शेयर्स एंड यूनिट्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड, तो जब भी आप ये शेयर्स या यूनिट्स क्या करोगे, यानी से इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड, एंड यहां पे आपकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर कैपिटल गेन्स, ये बराबर। अब समझो मेरे पास कुछ शेयर्स है या मेरे पास कुछ यूनिट्स है विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड,
और करण जो है उसके पास भी कुछ शेयर्स है या कुछ यूनिट्स है विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. नाउ माय इनकम इज टैक्स्ड अंडर द हेड बिजनेस, इज इनकम इज टैक्स्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. नाउ अंडरस्टैंड, मेरे पास भी शेयर्स एंड यूनिट्स है, उसके पास भी शेयर्स एंड यूनिट्स है. कहने से कंपनी तो डिविडेंड तो दोनों को देगा. कंपनी डिविडेंड किसको देगा? जिसके पास शेयर्स है एंड यूनिट्स है उसको ही डिविडेंड मिलेगा. अब समझो हमें डिविडेंड मिला, मुझे भी डिविडेंड मिला और करण को भी डिविडेंड मिला. अब मुझे जो डिविडेंड मिला है दैट इज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, और उसको जो डिविडेंड मिला है दैट इज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज. तुम समझ पा रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मुझे गुड्स, मेरे लिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर लाइक गुड्स. मुझे वो गुड्स के ऊपर कुछ इनकम आ रही है. अब गुड्स के ऊपर कोई इनकम आ रही है, गुड्स के रिलेटेड कोई इनकम आ रही है, तो ये इनकम कहां टैक्स होनी चाहिए मुझे? बिजनेस एंड प्रोफेशन. और दूसरा, अगर मुझे कोई असेट के ऊपर रेगुलर इनकम आ रही है तो वो जानी चाहिए अंडर अदर सोर्स. कहां जाना चाहिए? अंडर अदर सोर्स. ये बराबर है. सो मैं क्या बोल रहा हूं? डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड यूनिट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो कहां टैक्स होना चाहिए? बिजनेस एंड प्रोफेशन. एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड यूनिट्स विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वो कहां टैक्स होना चाहिए? अब ध्यान से सुनना, यहां पे बिजनेस नहीं आएगा, यहां पे भी इट विल बी अदर सोर्स ओनली. एक मिनट, जो मैंने कट किया ना, कट, और जो मैंने अभी लिखा है अदर सोर्स, वो गलत है एक्चुअली में, बट आपको तो भी अदर सोर्स में टैक्स करना पड़ेगा. लॉजिकली इट शुड बी अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. लॉजिकली वो जाना चाहिए अंडर विच हेड? बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट आपको टैक्स कौन से हेड में लगेगा? अदर सोर्सेज. अब ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है. अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी एक्ट यू रीड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शन. फर्स्ट स्पेसिफिक सेक्शन एंड सेकेंड जनरल सेक्शन. याद रखना हमेशा स्पेसिफिक सेक्शन ओवरराइड्स general section. Now under income from other sources, it is specifically written that if you are receiving dividend, whether it is on shares held as stock in trade or shares held as investment, it is always taxed under the head other sources. Because of specific provision, हमें उसको यहां पे टैक्स करना पड़ा है और कोई रीजन नहीं. समझा? बट अब यही चीज को मैं आगे एक स्टेप और लेके जा रहा हूं. सुनो, समझो आपके पास डिबेंचर्स है या फिर आपके पास बॉन्ड्स है, एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी हेल्ड एज, और डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी हेल्ड एज. नाउ इफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स व्हिच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर ट्रांसफर्ड, can I say income is taxed under the head business and profession? And if debentures and bonds which are held as investments are transferred, then income is taxed under the head capital gain. अब क्वेश्चन आ रहा है कि अब इन दोनों पे अपने को मिलेगा इंटरेस्ट. डिबेंचर एंड बॉन्ड पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. नाउ इफ यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और ऑन बॉन्ड्स व्हिच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ध्यान से सुनना, अब इनकम कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन, और यहां पे अदर सोर्सेस. और अब मैं इस चीज को चेंज नहीं करूंगा, यहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है. तो अब मैं अगर मुझे कोई पूछने जाए लॉजिकली ये जो किया वो बराबर है? यस. यहां पे हमने जो किया वो इनकम टैक्स एक्ट के वजह से करना पड़ रहा है. समझा कि नहीं समझा? सो अगर आपको डिविडेंड मिला है ऑन सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, लॉजिकली दिस शुड बी टैक्स्ड अंडर द हेड, बट टैक्स कहां होता है? एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो बराबर से टैक्स हो रहा है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो ये आपका सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ. थर्ड पॉइंट, अब डिविडेंड जो वर्ड है, डिविडेंड, आपको डिविडेंड से इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम, तो वो टैक्सेबल तो हो रही है. तो अब डिविडेंड कमाने के लिए जो भी आपके खर्चे होंगे कि नहीं से, वो भी तो माइनस होने चाहिए और बैलेंस पे टैक्स लगना चाहिए. अब खर्चों में इन्होंने प्रोविजन क्या बना दिया कि हम आपको सिर्फ एक ही खर्चा माइनस करने देंगे. ओनली वन एक्सपेंसेस अलाउड, ओनली एक ही खर्चा बस. और वो भी कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन.
मतलब क्या, अगर आपने और शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा, सॉरी शेयर्स एंड यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, अपन डिविडेंड की बात कर रहे हैं अभी, इंटरेस्ट की नहीं, इंटरेस्ट की नहीं, इंटरेस्ट में सारे खर्चे मिलेंगे माइनस करने, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ डिविडेंड की। तो डिविडेंड किस पे आएगा, तो शेयर्स एंड यूनिट्स पे। तो अगर आपने पैसा क्या किया है, बोरो, और वही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कहां पे, शेयर्स एंड, तो डिविडेंड आएगा यहां से, यहां पे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। पर इन्होंने एक और रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, क्या कि हम आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम ही माइनस करने देंगे। मैक्सिमम कितना, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। इस चीज पे तुम्हें एमसीक्यू आ सकता है। वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा डिविडेंड इनकम इज 10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2,50,000, हाउ मच इज योर टैक्सेबल डिविडेंड, 8 lakhs टैक्सेबल होगा। 10 लाख में से 2 लाख माइनस होगा और 8 लाख पे आपको क्या लग जाएगा, टैक्स। बोलो समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ध्यान देना, डिविडेंड जो है, डिविडेंड वो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिविडेंड को डिफाइन किया गया इन सेक्शन 222, और 222 के अंदर टोटल 6 सब क्लॉज है, 6। कितने सब क्लॉज है, 6। 222A से लेके 222F तक, ऐसे टोटल 6 सब क्लॉज है, कहां पे, 222 के अंदर। अब ध्यान से सुनो, जो आपका इंटरिम डिविडेंड है या जो आपका फाइनल डिविडेंड है या 222 ABCDEF वाला डिविडेंड है, सब टैक्सेबल कहां पे होने वाला है, अदर सोर्स में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड पे आपको टैक्स कब लगेगा, फाइनल डिविडेंड पे आपको टैक्स कब लगेगा, और यहां पे टैक्स कब लगेगा। 222A से लेके आपने AS9 पढ़ा होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, थोड़ा सा याद करो, रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड, कुछ ऐसा याद आ रहा है। ये टैक्स होगा ड्यू बेसिस पे, दैट इज डिक्लेयर्ड करके वर्ड सुना होगा आपने, ईयर इन विच इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब क्या, नहीं से ड्यू, एंड ये टैक्सेबल हो जाएगा वापस से रिसीट बेसिस पे। बैठ रहा है दिमाग में। अब ये जो 222 वाले सेक्शन है, इसमें से हमें 222C, E और F डिस्कस करना है, जिसमें से अपन ने 222C ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैपिटल गेन्स के अंदर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करके पढ़ाया था कि कंपनी जब बंद होती है, यानी से कंपनी अपने असेट्स किसको दे देगी, शेयर होल्डर्स को। कुछ ऐसा याद आ रहा है। तो अब अपने को स्टार्ट क्या करना है, तो पहले तो 222C रेफर कैपिटल गेन्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, याद आया क्या कुछ, हाँ। फिर अब अपने को पढ़ना है सेक्शन नंबर 222E। अब ध्यान से सुनो, सेक्शन नंबर 222E जो है, सेक्शन नंबर 222E, अब ये कॉन्सेप्ट पहले तो क्यों बनाया गया था वो समझो। समझो एक कंपनी है AB प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी में 2 ही शेयर होल्डर है, सागर एंड करण। 2 शेयर होल्डर है, सागर एंड करण, दोनों के पास समझो 50% एंड 50% का शेयर होल्डिंग है, बराबर। दोनों के पास 50-50% का शेयर होल्डिंग है, सागर एंड करण के पास।
अब ये जो कंपनी है एबी प्राइवेट लिमिटेड, इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है समझो वो है 100 करोड़ के। 100 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस बन चुका है कंपनी का। एंड कंपनी में दो शेयर होल्डर है, सागर और करण। अब क्या हुआ, करण जो है ना, करण समझो उसको अभी 10 करोड़ की जरूरत है। अब अगर ये कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस में से 10 करोड़ दे दे करण को, क्या हो जाएगा यहां पे, कहने से ये करण के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और समझो, एक मिनट गलती मत करना, करण को चाहिए 10 करोड़। अब अगर उसको चाहिए 10 करोड़, कहने से उसको कंपनी में से लोन लेना पड़ेगा 16 या 17 करोड़। क्यों भाई, टैक्स लग के फिर उसके जेब में 10 करोड़ बचेगा। और तुम समझो उसके हाथ में टैक्स 30% लग जाएगा, प्लस सरचार्ज 37% हो जाएगा, एंड एचईसी आएगा। तो रफली तुम देखोगे तो कुछ 4.5 करोड़ जितना तो उसको टैक्स आ जाए। तो उसको विड्रॉ भी कहने से 15 करोड़ जितना करना पड़ेगा, कि माइनस करने के बाद उसके जेब में 10 करोड़। मतलब तुम सोचो 10 करोड़ का डिविडेंड अगर वो ले तो रफली 4 करोड़ जितना यानी से और एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा उसको। अब ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हम क्लोजली हेल्ड कंपनीज भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा भी बोलते हैं, कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। वर्डिंग से समझ में आ रहा है, कंपनी in which public is not substantially interested। तो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलो उसका, और एक नाम क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। अब ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज क्लोजली हेल्ड। दो ही शेयर होल्डर है, सागर और करण। अब ये दो शेयर होल्डर है, सागर और करण, दोनों फ्रेंड्स है या दोनों रिलेटिव्स है। तुम समझो अगर ये 10 करोड़ रुपया करण ले ले, अगर ये 10 करोड़ रुपया करण जो है वो ले ले, तो होगा क्या, यानी 4-4.5 करोड़ का तो टैक्स आ जाएगा। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने देखो कैसे टैक्स को अवॉइड किया। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, मैं लिख रहा हूं CHC, दैट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी। इसने करण को, इसने क्या किया, करण को 10 करोड़ का लोन दे दिया, लोन। तुम समझो सिर्फ बुक में एंट्री डिफरेंट मैनर में बता रहे हैं अपन ऐसा नहीं कर रहे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक। अपन क्या कर रहे पता है, लोन किसको, टू मिस्टर करण, और यहां पे बैंक लोन खड़ा कर दिया और बैंक बैलेंस कम कर दिया। रिजर्व्स को अपन ने टच नहीं किया। अब सोचो कि ये इस तरह से लोग चोरी कर रहे हैं। अब करण क्या बोल रहा है पता है, करण बोल रहा है मुझे तो क्या मिला है, वो तो मेरे लिए लायबिलिटी है, इनकम थोड़ी है, कल उठ के मेरे को वापस करना है, तो मैं क्यों टैक्स भरूं उस पर, तो ये डिविडेंड नहीं है। बैठा दिमाग में 10 करोड़ अगर मैं ऐसे दूं करण को कि रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक, तो उसको 4 करोड़ का टैक्स। अगर मैं ऐसा लोन दिखा दूं तो उसको कोई टैक्स नहीं। क्या फर्क पड़ता है मेरे को बताओ, कंपनी मेरे कंट्रोल में, हमारे दो ही लोग है शेयर होल्डर, दोनों फ्रेंड या रिलेटिव है, कहने से हम ऐसे ही एंट्री पास करेंगे। किसी भी शेयर होल्डर को पैसा चाहिए होगा, हम बोलेंगे भाई तू डिविडेंड मत ले तो लोन ले ले, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी अपना ही तो है। समझ रहा है आपको। तो ये देखो ये सब चीजें पब्लिक लिमिटेड में पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो फिर क्या हो जाता है, कहने से सारे रूल्स भी काफी सारे चेंज हो जाते हैं, वहां पे आपका कंपनीज एक्ट में भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। ये चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इजीली पॉसिबल है। तो लोगों ने इंस्टेड ऑफ गिविंग और इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर्स, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन। लोन दे रहे थे कंपनीज, और इस तरह से डिविडेंड को अवॉइड कर रहे थे, और डिविडेंड अवॉइड हो गया तो टैक्स अवॉइड हो गया। और फर्क पड़ा क्या, करण को 10 करोड़ की जरूरत है, अब उसको मिले इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड के, उसको मिले इन फॉर्म ऑफ लोन, क्या फर्क पड़ता है उसको, पैसा तो यूज करने मिल ही रहा है ना। ये सब देख के
गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन 222E, और 222E सेक्शन याद रखना इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोजली हेल्ड कंपनीज। अब ये सेक्शन में क्या लिखा गया सुनो। केस ए कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कौन है, और ये कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर है मोर देन और इक्वल टू 10%, मतलब शेयर होल्डर इज अ मेजर शेयर होल्डर। कौन है शेयर होल्डर? इज अ, तो एक कंपनी है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ये कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, एंड अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने ये शेयर होल्डर को कोई भी टाइप का लोन दिया या कोई भी टाइप का एडवांस दिया, कोई भी टाइप का क्या दिया, लोन या, तो अब एक प्रोविजन क्या बनाया गया है कि ये लोन या एडवांस, ये लोन या हम शेयर होल्डर तेरे हाथ में मान लेंगे कि डिविडेंड है, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E हम मान लेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो कि ये कंपनी का पीएनएल, ये बैलेंस शीट है कंपनी का, और इधर रिजर्व्स दिख रहा है 100 करोड़। अब अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने वो शेयर होल्डर को लोन दिया 80 करोड़ का, यानी से 80 करोड़ इस डिविडेंड, हम ऐसा ही समझेंगे कि 80 करोड़ लोन नहीं है, वो रिजर्व इन सरप्लस ही दिया है। बट अगर समझो लोन 80 करोड़ का नहीं होके 120 करोड़ का होता, तो हम कितना डिविडेंड मानेंगे? तो हम 100 करोड़ ही मान, क्योंकि नॉर्मली भी अगर ये कंपनी डिविडेंड देती तो कितना दे सकती थी मैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जो भी लोन दिया कंपनी ने या जो भी एडवांस दिया कंपनी ने उसको कंपेयर करो किसके साथ, रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ। इन दोनों में से जो भी अमाउंट वो बनेगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222। बोलो समझा? गवर्नमेंट ने ये एक सेक्शन ऐसा बनाया जहां पे लोन के ऊपर आपको टैक्स लगता है। लोन वैसे तो क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है, बट ये सेक्शन में देखो लोन आपके लिए इनकम मानी गई है। बैठ रहा है दिमाग में? अब देखो सेक्शन आएगा तो लोग अलग अलग वेज भी निकालेंगे वो सेक्शन अवॉइड करने के। तो गवर्नमेंट ने यहां पे और भी सिचुएशंस को कवर कर लिया, जैसे एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और यहां पे एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, अब एक पर्सन है यहां पे मिस्टर एक्स करके, मिस्टर एक्स जो है ना शेयर होल्डर के बुक्स में मिस्टर एक्स इज अ लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है ये? शेयर होल्डर की। अब है ना ये शेयर होल्डर ने क्या किया, शेयर होल्डर को पता था कि मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी से अगर लोन उठाएगा कहने से मुझे टैक्स लग जाएगा। ये कंपनी को उसने बोल दिया एक काम कर भाई, तू डायरेक्टली जाके मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दे। सो कंपनी इज मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर ने खुद ने लोन उठाया? नहीं, बट क्या ये कंपनी ने शेयर होल्डर के बिहाफ पे पेमेंट किया? यस। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम अ कंपनी। आप खुद लोन नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्टली बोल रहे हो भाई मेरी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो। तो इसीलिए ये सेक्शन के अंदर और एक चीज डाली गई, क्या कि जो भी पेमेंट होगा ऑन, उसको भी आप कंपेयर करो किसके साथ? रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ, विच एवर इज इट इज अगेन कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। कुछ समझ में आ रहा है? ये सेक्शन के अंदर और एक सिचुएशन को भी कवर किया। क्या? समझो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और यहां पे एक शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर का ये कंपनी में वोटिंग पावर है मोर देन और इक्वल टू 10%, मोर देन और इक्वल टू, और यही शेयर होल्डर जो है उसका एक एंटिटी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्या है बोलो?
सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर आप याद करोगे तो एक मिनट, वो डिपेंड करता है ये एंटिटी कौन है। अगर एंटिटी कंपनी है तो वोटिंग पावर मोर देन और इक्वल टू, एंड अगर अदर देन कंपनी है शेयर इन प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू। तो देखो ये शेयर होल्डर का क्लोजली हेल्ड कंपनी में वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, एंड वही शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एक एंटिटी के अंदर। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसने शेयर होल्डर को लोन नहीं दिया, उसने कंपनी ने शेयर होल्डर के बिहाफ पे पेमेंट भी नहीं किया। कंपनी ने लोन है ना, लोन, वो ये एंटिटी को दे दी, लोन या फिर एडवांस। किसको दे दिया बोलो? एंटिटी को दे दिया। कौन सी एंटिटी? ऐसी एंटिटी जिसमें कहने से अब क्या हो सकता है, वो शेयर होल्डर कहने से ये एंटिटी में से वो पैसा कल उठ के यूज कर सकता है, और इसीलिए वापस से प्रोविजन बनाया कि जो भी लोन या एडवांस दिया जाएगा कंपेयर करो विथ विच एवर इज, अगेन इट इज कंसिडर्ड एज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बैठा दिमाग में? तीन सिचुएशन को उन्होंने कवर किया है। क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अगर लोन दिया या एडवांस दिया तो वह शेयर होल्डर वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10%। सेकेंड, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी ने पेमेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, एंड लास्ट, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी एंटिटी को लोन दिया और जिसमें ये शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, कहने से तो भी ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सुनो, अब इधर एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन नंबर 222E इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन मनी लेंडिंग बिजनेस। मतलब अगर कंपनी का बिजनेस ही है क्या, लोन देना, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एंड और एक पॉइंट, अगर समझो करण ने 100 करोड़ का लोन लिया और उसी साल में उसने 30 करोड़ का रीपेमेंट भी कर दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस 100 करोड़ थे, 100 करोड़ का लोन उठाया और 30 करोड़ वापस रीपे कर दिया, तो क्या हम करण के हाथ में 100 करोड़ को ही डिविडेंड मानेंगे कि 70 करोड़ को मानेंगे? ध्यान से सुनो, अगर कोई भी रीपेमेंट किया जाता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या करोगे इसको आप? इग्नोर। इसका मतलब हम डिविडेंड 100 करोड़ को ही मानेंगे, और 100 करोड़ मतलब रिजर्व एंड सरप्लस उतने हैं, हाँ, इसीलिए तो 100 करोड़ को ही रीपेमेंट हम देखेंगे ही नहीं। मतलब तुमने अगर एक दिन भी लोन लेके नेक्स्ट डे रीपे कर दिया ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितना आपने लोन उठाया कंपेयर विथ रिजर्व्स एंड सरप्लस विच एवर इज लो। क्लियर? तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 222E। ये प्लानिंग की जा रही थी और वो प्लानिंग को रोकने के लिए 222E सेक्शन बनाया। चलो पहले आप इतना लिख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं डिविडेंड के जितने भी पॉइंट्स हैं वो।
इससे भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, हम अपन लोन का ही रीपेमेंट समझेंगे उसको, डिविडेंड हो गया। वो तो अभी कंपनी कैसे बुक्स में एंट्री पास करेगी उसके बेसिस, वो कहीं पे भी कुछ नहीं। पर आप है ना सिर्फ इतना समझो, आप अभी सोचो इसके बाद, ये प्रोविजन के बाद कोई ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, मेन तो वही चीज़ है। अभी आप लोन लो या अब आप डिविडेंड लो, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों में टैक्स तो आने वाला ही, तो वो चीज़ को रोकने के लिए ये बना है। और अभी प्रैक्टिकली तो कोई करेगा ही नहीं, डायरेक्टली वो लोग डिविडेंड ही दे देंगे, क्योंकि लोन दे के भी मतलब नहीं है। ऐसा है। जो नीचे लिखा है वो रिसीट बेसिस, ड्यू बेसिस एंड रिसीट बेसिस।
चलो अब ध्यान देना, अब जो अपना सेक्शन 222 एफ है ना, एफ, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। बट इसके साथ और भी सेक्शंस आते हैं। 46 ए करके एक सेक्शन है, 115 क्यू ए करके सेक्शन है। पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है ना, ये और कुछ नहीं है, ये है ऑन बायबैक। क्या है कॉन्सेप्ट बोलो? बायबैक। बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड, अब ये एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है 222 एफ के अंदर। ये 222 एफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने बहुत यहाँ पे स्मार्टली एक प्रोविजन चेंज कर दिया। पहले तो देखो, आज एक कंपनी है और यहाँ पे एक शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर ने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था 100 रुपया। ये कंपनी ने बदले में उसको शेयर्स दिए थे या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दी थी। अब यही शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का कंपनी क्या कर रही है? बायबैक। एंड कंपनी बदले में उसको 500 रुपया पे कर रही है। कितना पे कर रही है? 500। 500 रुपया पे कर रही है कंपनी। अब है ना, अब बायबैक ऑफ शेयर्स एंड बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर एक ही चीज आती है एंड दैट इज ईसॉप। इसका जो मीनिंग है ना स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, वो आपको लेना है फ्रॉम अ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो मीनिंग होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, वो सेक्शन 68 करके है, उसके अंदर ये मीनिंग दिया हुआ है। तो वहां से मीनिंग आप पढ़ते हो तो उसमें एक ही सिक्योरिटी आती है, कौन सी? ईसॉप। अब है ना, अब ध्यान से सुनना, अब प्रोविजन क्या है यहां पे? तो प्रोविजन ऐसा है कि अगर बायबैक हो रहा है ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज ईसॉप, या फिर बायबैक हो रहा है ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी दैट इज इंडियन कंपनी। अब अगर ये दो चीजों का बायबैक हो रहा है, या तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का या फिर शेयर्स का, बट अदर देन डोमेस्टिक कंपनी का, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। ऊपर वाला ये एग्जांपल देखते जाना। शेयर होल्डर, आपको ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। कैसे टैक्स लगेगा? कंपनी ने जो आपको पैसा दिया दैट इज योर एफवीओसी, आपने जो ये शेयर्स खरीदे थे दैट इज योर कॉस्ट। 400 रुपया क्या है आपके लिए? कैपिटल गेन्स। बस ये सिंपल सा प्रोविजन है इन केस ऑफ बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में क्या होगा? अच्छा, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी है, उधर कुछ देखना नहीं है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आ गया तो फर्स्ट प्रोविजन ही अप्लाई करना है। बायबैक ऑफ शेयर्स आया ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो फर्स्ट प्रोविजन। बट अगर बायबैक हो रहा है कौन सी चीज का? शेयर्स का। कौन सी कंपनी के? डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स का अगर बायबैक हो रहा है, सुनना बराबर से, अब है ना, अप टू 30th सितंबर 2024 ये कंपनी और ये शेयर होल्डर था, कंपनी को ने 100 रुपया लिया था और 500 रुपया दिया था।
अब 30 सितंबर 24 तक प्रोविजन क्या था कि कंपनी आप एक काम करो, आप ही 400 रुपए पे टैक्स भर दो एट द रेट ऑफ 20% बेसिक टैक्स, 12% उस पे सरचार्ज एंड 4% उसका HEC। कैलकुलेट करोगे तो कुछ 23.296% आएगा। कंपनी आप ही टैक्स भर दो 400 पे, और शेयर होल्डर तेरे हाथ में हम ये गेन क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। ये क्या है पता है कॉन्सेप्ट पूरा? आज समझो तुम सब शेयर होल्डर हो और मैं एक कंपनी हूं, डोमेस्टिक कंपनी, तुम सब शेयर होल्डर हो। तुमने मुझे 100 रुपया दिया था और मैं अब तुम्हें 500 दे रहा हूं, कहने से देयर इज प्रॉफिट ऑफ 400। ये प्रॉफिट है आपके हाथ में, बट गवर्नमेंट ने क्या कॉन्सेप्ट डाला था पता है? कंपनी तू टैक्स भर दे, इतने सारे शेयर होल्डर से टैक्स लेने से अच्छा है हम तुझसे टैक्स ले ले, हम तुझसे टैक्स ले ले। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम तुझसे टैक्स ले ले। ये कैसा कॉन्सेप्ट डाल दिया पता है? वो इनडायरेक्ट टैक्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM जैसा। इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वन पर्सन देन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ पर्सन। याद है ऐसा? इंश्योरेंस कंपनी एंड एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स आर सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस रिसीवर। जो सर्विसेज एजेंट्स ने दिए टू सर्विस प्रोवाइड रिसीवर कंपनी, यानी से कंपनी को ही टैक्स लग जाता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट था, कंपनी से टैक्स ले लो, इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कंपनी देन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। लेकिन 1/10/2024 ऑनवर्ड्स अब गवर्नमेंट ने देखो कैसा प्रोविजन बना दिया। ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है, कितना दिया था इसने? 100। इसने कितना दिया इसको? अब उन्होंने बोल दिया कंपनी यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, चलो नहीं लगा रहे हो। अभी शेयर होल्डर को ही लगना चाहिए टैक्स, वैसे भी शेयर होल्डर को ही लगना चाहिए था। ये तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगा के उन्होंने कंपनी पे डाल दिया था। अब शेयर होल्डर के हाथ में कैसे टैक्स आना चाहिए? जो कंपनी से पैसा आया दैट इज FEOC, और जो कॉस्ट था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 पे टैक्स आना चाहिए, जैसा ये फर्स्ट केस में सिखाया। लेकिन वैसा नहीं, वैसा नहीं। गवर्नमेंट ने देखो कैसा प्रोविजन बनाया, दो चीजें डाल दी इधर। पहला तो उन्होंने क्या बोला, कंपनी से जो भी अमाउंट मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, कितना, इसको आप मान लेना कि ये डिविडेंड है अंडर सेक्शन 222F, एंड आप इसको टैक्स कर देना अंडर अदर सोर्सेस। 500 को उधर टैक्स करो, और कैपिटल गेन्स में आप क्या करना, आप FEOC ले लेना नील। आप समझना आपको कुछ पैसा, और आप इधर माइनस करना कॉस्ट जो थी 100, और 100 रुपीज का इधर लॉस बुक कर देना। लॉस क्या बुक कर देना? लॉस। और ये लॉस आप क्या कर सकते हो, बट थोड़ा सा भी दिमाग चलाओ। हाँ, तो अभी ये लॉस वैसे भी दूसरे हेड्स के सामने तो नहीं हो सकता, तो इसमें फायदा कैसा हो गया तुम्हें देख रहे हो गवर्नमेंट पे? आपको 500 से तो टैक्स ले लिया, 100 को बोल दिया लॉस है। अगर सोचो तुम्हारे पास दूसरा कोई कैपिटल गेन ही नहीं है, ये गया लॉस। कुछ समझा? तो ये प्रोविजन उन्होंने अभी बना दिया है, इसमें फायदा गवर्नमेंट का हुआ, और ये लॉस शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म वो डिपेंड करता है शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है। बट थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो तो लॉन्ग टर्म लॉस यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लॉस यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बट जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉसेस है यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। अभी सोचो अदर हेड्स में कुछ भी नहीं था, मतलब ये अपना कैपिटल गेन्स में इनकम ही नहीं थी, अदर हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये लॉस तो गया फिर, और आपको 500 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन उन्होंने इस साल से बना दिया है।
पर ये किसके केस में बनाया है? शेयर्स जो कंपनी के बायबैक हो रहे हैं, और कंपनी कौन सी है? डोमेस्टिक कंपनी। बाकी अभी जो ओल्ड प्रोविजन, ये प्रोविजन तो सेम ही है अभी तक, कि अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है या बायबैक हो रहा है ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो फिर कैपिटल गेन्स जो है उसमें ही टैक्स लगेगा शेयर होल्डर को। समझा के नहीं? समझा। तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 222F। इसमें ही 46A भी आ गया, 115QA भी आ गया, 1034A भी आ चुका है। 115QA ये सेक्शन था जो टैक्स लगता है ना कंपनी को, ये जो सेक्शन है ये 46A है जो शेयर होल्डर को टैक्स लग रहा है वो। 1034A यहाँ पे आ गया, 222F यहाँ पे आ गया नीचे। क्लियर? अब आपका डिविडेंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब आपकी इनकम्स का भी जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया सर। सेक्शन 56 के बाद आता है सेक्शन 57। क्या है ये? एक्सपेंसेस विच आर अलाउड एज डिडक्शन। ऐसे खर्चे जो आपको माइनस करने मिलेंगे। सुनते जाओ। इधर आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है एक्सपेंसेस अलाउड में? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और विच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिलता है। और 115 BAC में वही 15,000 हो जाता है 25,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिविडेंड इनकम के केस में इंटरेस्ट इज अलाउड मैक्सिमम 20%, अभी पढ़ाया मैंने। और इसके अलावा जितनी भी इनकम्स है, सारी इनकम्स के सामने सारे खर्चे माइनस होंगे जो इनकम कमाने के लिए हुए रहेंगे। बस वो खर्चे कैपिटल नहीं होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। तो समझो मैंने अगर एक प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दी, आपने वही प्रॉपर्टी किसी और को भाड़े पे दी, कहने से दिस इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग कहने से ये फर्स्ट 3 पॉइंट में कहीं पे भी नहीं आ रही है, अदर इनकम है। अब समझो दोनों, सुनो इधर, मैंने तुमसे 10,000 भाड़ा लिया, आपने किसी और से 25,000 भाड़ा लिया, तो 25,000 में से पहले तो आप माइनस करोगे, क्योंकि ये खर्चा हुआ तो ही तो आपको इनकम आई है। समझो प्रॉपर्टी का कुछ रिपेयर्स का खर्चा आया था, कहने से वो भी आप माइनस करोगे। आपको रिपेयर्स माइनस करने मिलेगा रे, बिकॉज योर इनकम इज नॉट टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, माई इनकम इज टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, सो आई विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा सोचो मेरे और आपके बीच में ऐसा अग्रीमेंट है कि मैं म्युनिसिपल टैक्स आपको भरने बोल रहा हूं, तो कहने से अब जो सबलेटिंग किया है उससे जो 25,000 आया उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करो। तो आपके जो भी खर्चे हुए हैं इनकम कमाने के लिए, सारे खर्चे माइनस करो आप। बस वो खर्चा पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, इलीगल। तुम देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स तो हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी देखे ही थे। अब आ रहा है एक्सपेंसेस डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब कौन कौन से खर्चे आप माइनस। अब इसका पूरा लिस्ट जो पीजीबीपी में सिखाया, सेम कॉपी पेस्ट यहां पे, सेम जो पीजीबीपी में सिखाया वही यहां पे क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। मतलब पीजीबीपी में पता है मैंने एक सेक्शन करवाया था कि अगर आप अनरीजनेबल अमाउंट पे करते हो टू रिलेटिव, यानी से वो डिसअलाउ हो जाता है। सेम प्रोविजन यहां पे है। अच्छा, अगर एक ही दिन में तुम 10,000 के ऊपर खर्चा करते हो और तुम प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट, यानी से तो भी डिसअलाउ हो जाएगा, सेम प्रोविजन। अगर तुम पेमेंट कर रहे हो और ये पेमेंट में से तुमने टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया, यानी से 100% इज डिसअलाउड और 30% इज डिसअलाउड। याद आ रहा है? सो सेम सेक्शंस जो आपने पीजीबीपी में पढ़े थे वही डिसअलाउड यहां पे। एंड लास्ट सेक्शन, कोई भी खर्चा तुमने अगर माइनस कर दिया है और कल उठ के वही खर्चे की रिकवरी हो रही है, तो ये रिकवरी तुम्हें क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब ऐसा एक सेक्शन हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी पढ़ा था, 41(1) करके सेक्शन था।
41(1) में क्या था कि कोई भी खर्चा आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा ट्रेनिंग कॉस्ट करके, कि एम्प्लॉय को मैंने अपॉइंट किया, उन पे ट्रेनिंग किया। अब एम्प्लॉय के साथ कंडीशन थी कि अगर तुम 2 साल में छोड़ के जाओगे तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो अब एम्प्लॉय से ट्रेनिंग कॉस्ट रिकवर किया, समझो कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए 2 साल में, तो उनसे ट्रेनिंग कॉस्ट रिकवर किया, तो जो रिकवरी हुई कहने से वो इनकम हो जाएगी। जब ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस था तो वो डेबिट हुआ था, अब रिकवरी हुई तो क्रेडिट करो। बट ये कहां पे प्रोविजन था? बिजनेस में। तो सेम प्रोविजन उन्होंने इधर भी डाला है, क्या कि अगर कोई खर्चा तुमने अदर सोर्स में माइनस कर दिया है और वही खर्चे की कल उठ के तो रिकवरी को टैक्स कर देना। क्या कर देना? रिकवरी को। समझा कि नहीं समझा? यहां पे आपका जो पेंडिंग पार्ट था वो सब कंप्लीट हो चुका। पहले ये सेक्शन लिख लेंगे, यहां से लेके बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। पढ़ाई चल रहा है अच्छे से? लग रहा है फाउंडेशन क्लियर करके गलती की? नहीं? एग्जाम के बाद मिलने आना, डरना नहीं। ये इनकम टैक्स के भी एमसीक्यूज का फाइल अपलोड हो गया है वेबसाइट पे, 2 दिन पहले ही हुआ है, चेक कर लेना। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पता है मैंने आपको बोले थे, तो वो अपलोड हो चुके हैं इनकम टैक्स के भी। Done? Section 57, 58 and 59. Bye bye friends, all the best.